सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। अभी इंतखाबात नहीं हुए मगर चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबरें गर्दिश में हैं। यकीनी जीत और फिर वज़ारत उज़्मा के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिन्हें वाक़िफ़ाने हाल होने का दावा है वो नई ही कहानी ढूंढ लाए हैं। इन ज़राए की खबर यह है कि आइंदा इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी की सूरत में नवाज शरीफ ने चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने का फ़ैसला अब तक नहीं किया। दावा यह भी है कि अगर ऐसी किसी बात का फैसला शरीफ खानदान ने किया है तो इसका ज़्यादातर पार्टी रहनुमाओं को इल्म नहीं, इसीलिए पूरी पार्टी चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म का नारा लगा रही है। अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो ये उन लोगों से शाइस्ता इंतकाम होगा जिन्होंने 2017 में नवाज शरीफ को हटाया था। कहा यह भी जा रहा है कि नून लीग नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी और फिर यह नवाज शरीफ पर मुनहसर होगा कि इस्तीफ़ा देकर किसी और को चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद कर दे। अगर ऐसा हुआ तो नवाज शरीफ की जानशीनी का झगड़ा होगा। शहबाज शरीफ या फिर मरीम नवाज, कौन उनकी जगह लेगा? ज़्यादातर का ख्याल है कि इस दौड़ में शहबाज शरीफ आगे हैं, क्योंकि एक तो मरीम नवाज का तजर्बा नहीं, दूसरा वो मुक्तदर हल्कों में भी नाकाबिल कबूल है। ये कुरा किसके नाम निकलेगा वक्त बताएगा। अभी तो इंतखाबात में कामयाबी ही नून लीग का असल इम्तिहान है। वो इस इम्तिहान में कामयाब होती है या नहीं पता 8 फरवरी को चलेगा, क्योंकि हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त आने के बाद इंतखाबात पर छाए शकूक के बादल छटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब MKM ने हल्का बंदियों को ही चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इसके क्या असरात होंगे? दूसरा, पीपल्स भुट्टो ने भी बयानिया बदल लिया है। ये तब्दीली कैसे आई और अब नया पीपल्स पार्टी का बयानिया क्या है, इसी से आगाज़ करेंगे। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और लश्करी रईसानी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ हैं। शैला साहिबा, अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह पहले जरदारी साहब ने जो कहा कि जी बिलावल जो कह रहे हैं वो भी नौजवान हैं, अभी उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस तरह की बातें जरदारी साहब ने की, तो वो जो बुज़ुर्गों वाली बात थी अब वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। बल्कि अब तो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि बुज़ुर्ग होने की बात नहीं है, समत का तयन होना चाहिए और 2 लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता मुल्क, या 2 ऐसी अशख़ास जिन्होंने नफ़रत और तक़सीम की सियासत की। ये किन की तरफ इशारा है आपके ख्याल में? कौन से 2 ऐसे लोग हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक जरदारी साहब की बात है, उन्होंने तो कल भी कहा कि हमने बिलावल को और आगे ले जाना है और उसने अपनी पहचान बनाई है एज वज़ीर ख़ारजा और हमने इसको ट्रेन भी करना है। वो बाप भी हैं और पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं और वो ये बात कर सकते हैं। आपके सामने मैं इतने प्रोग्राम करती हूँ, अगर मेरी कहीं गलती हो जाए मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं से डर लगता है। तो वो कर सकते हैं वो ये बात। और वैसे और मैं भी अगर आपको ये बात बताऊँ तो मेरे घर के छोटे जो हैं भतीजा भतीजी वो भी अब वोटर हो गए, तो वो मुझसे कहते हैं कि आप ये वाली बात कर सकते थे। तो ये सियासत में अगर किसी ने अपने आप को अक्ल कुल समझा तो वो डिक्टेटर होता है। अब रही बात आपकी कि देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है इस वक्त वो ये हो रही है कि हमें जो पुराना तर्ज़ सियासत है, एक तो जिसमें इंतकाम था और दूसरी ये बात कि हम जो हैं वो एक प्लान्ड और डिज़ाइंड इलेक्शन के थ्रू अपने लिए आसानियाँ ढूंढें और उसके बाद जो है वो सबको अपने साथ भी मिला लें कि हम ये होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो लोग अवाम की ताकत से नहीं आते वो अवाम के सामने जवाबदेह नहीं होते। इलेक्टेबल्स को मसला नहीं है, बरादरी उसको दे देगी, उसको कोई मसला ही नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा। लेकिन जो एक आम है वो सबको जवाबदेह है, तो ऐसे लोग ये तर्ज़ सियासत हमें बदलना होगा। अगर हमारे पास कोई शामिल भी हो रहा है तो उसके पास पूरा टाइम था। जब सब ताकत की तरफ जा रहे थे वो वहाँ नहीं गया, और जो लोग अपनी ताकत दिखा रहे थे कि हमारे पास ताकत है और हमारे पास ये है, और वो कुछ लोग वहाँ पे गए, तो उसमें से जो नहीं गए वो ये समझते हैं कि वो अवाम की हिमायत का जो नारा लगा रही है पार्टी, जो ये कह रही है कि हमें आपसे वोट मांग सकता हूँ, उनके पास जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन शहर साहब, 2 शख्सियात ने नफरत की सियासत की। बिलावल ये बात करते हैं, जरदारी साहब नहीं करते। में 2 लोग कौन हैं जिन्होंने नफरत की, इंतकाम की सियासत की है? देखिए, एक तो सीधी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि PTI चेयरमैन जिन्होंने नफ़रत और इंतकाम की सियासत की, और जब उनसे कहा भी गया कि इस वक्त जो है सबसे ज़रूरी चीज़ इकानमी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऑपोजिशन।
और फिर बजाय इसके के वक्त था कि 5 साल उनके मिल चुके और केपी अभी तक दूसरी शख्सियत की बना रहा है। पहली तो अच्छा, दूसरी जो है जी दूसरी ये थे पहली जो है वो जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ ने एक वक्त ऐसा था कि यहाँ से शोहरत पाई कि जा पंजाबी जा तेरी पगनू लग गया, तो इस तरह की चीजें करते हुए आगे आए। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि शायद साहब आपकी इजाज़त से, चूँकि लश्करी रईसानी साहब भी हमारे साथ हैं, महमूद मौलवी साहब ने ज्वाइन किया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा। लश्करी रईसानी साहब, अभी जिस तरह बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने कोयटा बलूचिस्तान का दौरा किया है, कुछ इलेक्टेबल्स उनके साथ भी आए हैं, आपको लगता है कि अब ये नून लीग को कोई टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वरना तो लग रहा था कि बस सब नून लीग की तरफ जा रहे हैं, इलेक्टेबल्स, बाप पार्टी, दीगर लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। देखिए, बात ये कि बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को अमूमन कहीं न कहीं रियासत का दखलंदाजी रहता है, तो यहाँ टफ टाइम तो मुश्किल है, क्योंकि पूरे मुल्क में आज़ादाना इलेक्शन तो होते ही नहीं है और इसके जिम्मेदार भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उन्होंने कभी ज़ाब्ता इखलाकी तैयार नहीं किया कि हम बैकडोर से कहीं नहीं जाएंगे, मगर हमारे सूबे में अमूमन मखलूत हुकूमत आया है। और अब इस वक्त हालत, कल आने वाले इलेक्शन में या कैंपेन चले, कोई और सूरत हाल हो, इस वक्त तक तो ये लग रहा है कि एक मखलूत हुकूमत की तरफ हमारे सूबे की सियासत बढ़ रहा है। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में हमेशा की तरह, लेकिन जितनी भी होते हैं वहाँ तो लगता है कि सारी जमातें इक़्तिदार में आ जाती हैं, अब भी इस दफ़ा यही होगा? छोटे पॉकेट्स में हमारा छोटा सूबा है, बड़े सूबों के पार्टियों को भी तोड़ा जाता है, तो हमारा सूबा तो बहुत छोटा है, आबादी के हवाले से यहाँ उनको तोड़ना, उनको क्रश करना बड़ा आसान है। तो जब छोटी पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएंगे, किसी को MP किसी के 4, तो सारी पार्टी आ जाएंगे इक़्तिदार में। अब वो अपने सीटों और अपने हलकों के बारे में सोचें, ये एज ए होल इस पसमानदा सूबे के बारे में सोचे, वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज पे इन्हिसार है कि वो किस तरीके से फैसला करते हैं। मगर कई सालों से आप भी देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज छोटे छोटे धड़ों में भी तकसीम होते हैं हमारे सूबे में, और हत्ता कि ऐसे पार्टी भी हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है, उनके लीडरशिप अपने आप को सूबाई लीडर कहते हैं, मगर हो ऐसा रहा है कि एक मखलूत सूरत हाल बन रही है और आइंदा आने वाले दिनों में शायद एक मखलूत हुकूमत ही बने। सही। महमूद मौलवी साहब, अब जिस तरह शैला साहब ने कहा जी, 2 शख्सियात जिनका जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने नफरत की, इंतकाम की सियासत की, एक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहा गया, वो तो आप पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब का भी नाम लिया जा रहा है। और इससे पहले बिलावल कह रहे हैं कि हम PDM की हुकूमत में नाकामी इसलिए हुई कि सिर्फ इंतकाम पर जोर था, इंतकाम लेना है, इसलिए कारकर्दगी नहीं नजर आई। आप भी यही समझते हैं कि PDM की हुकूमत की नाकामी की वजह इंतकामी सियासत थी? मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इंतकामी सियासत करते हैं, अब भी ऐसे करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा इसको अलग नज़रिए से देखता हूँ। मेरा नज़रिया ये है कि PDM की हुकूमत जो नाकाम हुई, उसमें 2 मेजर इश्यूज थे। एक स्टेबिलिटी उसकी वजह, और दूसरा जो था कि ये जो था मैं कहूँगा कि ये किसी को भी नहीं पता था कि कब तक चलेगी। तो वो जो था ना, वो बड़ा मेजर इशू था कि जी अब हुकूमत जा रही है, अब हुकूमत जा रही है, अब इलेक्शंस होंगे। तो वो जो अनस्टेबल हुकूमत जब भी रहती है ना, तो आप कोई काम कर नहीं सकते, और कोई जो आपके नीचे अफसर हैं जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो भी आपकी सुनते नहीं है। तो ये एक वजह तो उसमें से ये थी कि जो कि उसकी नाकामयाबी की। दूसरी वजह जो मैं कहूँगा, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं थी, जो मैं कह थक गया हूँ। मैं आज भी देखें जो है, आज थोड़ा इंटीरियम गवर्नमेंट में रिट ऑफ द गवर्नमेंट थोड़ी बेहतर हुई है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ रिट होगी गवर्नमेंट में, वहाँ जो है काम भी होंगे और आवाम के मसाइल भी हल होंगे। इंतकामी सियासत नवाज शरीफ साहब, देखिए इंतकामी सियासत ने तो जहाँ पे भी लोगों ने इंतकामी सियासत लिया है, वो कभी जो है ना फले फूले नहीं है। जिसने भी इंतकामी सियासत लिया है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब ने की, आपकी नज़र में की है या अब भी करेंगे? देखें, अगर वो करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं, तो वो फिर ज़्यादा देर नहीं चलेंगे और वो फिर नुकसान उठाएंगे।
उसकी वजह यह है कि इंतकामी सियासत से मुल्क को भी नुकसान है जी, और जो है पॉलिटिकल पार्टी को भी नुकसान है। देखिए पहले भी जैसे वो कह रही है मेरी बहन शैला रज़ा, वो सही कह रही है, कई दफा ऐसे हुआ, देखिए ना, बदकिस्मती से 3 दफा, ठीक है ना, एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ एस्टेब्लिशमेंट और PMLN के दरमियान जी, और ये डिस्प्यूट जो खड़े होते गए ये हेल्दी डिस्प्यूट्स नहीं थे, उसकी वजह से जो है इनकी 3 दफा हुकूमत जो है से ये जा चुके हैं। जी जी। अच्छा, अब शहर साहब आपने, क्योंकि हमने जो माजी देखा है दिहाइयों पर सियासत पीपल्स पार्टी भी उन्होंने लिखी, तो एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, तो ज़ाहिर है हरीफ भी बहुत चीज़ें जानता है दूसरे की, और हलीफ भी हुए हाल ही में, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब यही कहते हैं कि जी मुझे कभी भी चलने नहीं दिया गया। तो आपको लगता है कि अब उन्होंने बयानिया बदल लिया है, वोट को इज्जत दो का, अब वो नाम भी नहीं लेते, अब उनकी सियासत बदल गई है, इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है जी मियां साहब होंगे, दो बात कर जी जी जरूर, प्राइम मिनिस्टर होंगे, नहीं तो ये बात हो रही है कि नहीं तो शहबाज शरीफ या मरीम नवाज, अंदर ही बात हो रही है, रोजाना उनको लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, मैं 2 बात करूंगी। देखिए ये जो PDM की हुकूमत जिसके हम अलाई थी, इसके बहुत सारे टारगेट्स नहीं थे। इसका टारगेट जो मेन था वो ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो क्रेडिबिलिटी ऑफ जो पाकिस्तान है उसको आप कैसे बेहतर करें, कि ये बात सामने आए कि जो इस पाकिस्तान जब कोई वादा करेगी तो उस पर खड़ी रहेगी। ठीक, एक ये गोल बिल्कुल अचीव हुआ, लेकिन देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट, एक मिनट, सबने महंगाई मार्च किया था, एक मिनट, कहा तो गया था महंगाई, जी जी, हाँ, एक मैं यही बात कर रही हूँ। देखिए ये जो हम कहते हैं ना कि हमें 70 साल वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए, जिसमें प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, इलेक्शन प्लान किए जा रहे हैं, डिजाइन किए जा रहे हैं, कभी हर सूबे इंटरप्रोविंशियल हार्मनी खत्म कर देते हैं, तो ये जो था उसको जो प्लान किया था उस तरह डिजाइन नहीं हो सका, नतीजतन उनके साथ बहुत सारे लोग बिठाए गए, वो नहीं चल सके साथ। फिर जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और वो सारे यहाँ पर आए तो उनकी वो आदत थी, उनको अपनी बात मनवानी है वरना वो नहीं करेंगे, तो प्लीज प्रोजेक्ट ना प्लान करें और उसको अपने प्लान की शक्ल में ना होता देख कर ना डिजाइन करें, आवाम पे छोड़ दें, वरना ये नाकामियां आएंगी। अब आ गई बात 3 साल 8 महीने वाली, भाई आपका प्रोजेक्ट सही नहीं था, और ये भी अब जो बात है वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब अब नहीं टकराएंगे, नवाज शरीफ साहब अब टकराएंगे नहीं। अच्छा देखिए, नवाज शरीफ साहब जी अभी उन पे एक मुकदमा बाकी है और वो मुकदमा अच्छा, मैं शायद साहब मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा कनेक्शन, हाँ जी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। लश्करी रईस सानी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये फैसला हो चुका है, आपने मखलूत हुकूमत का जिस तरह इशारा किया, आप भी चीज़ों को समझते हैं, और क्या मियां साहब के नाम का फैसला अगर हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि मखलूत हुकूमत जिस तरह आप कह रहे हैं, तो इसको कबूल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, जो भी उनको दिया जाएगा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि चाहे दूसरी जमात के लोग उनकी तरफ आ रहे हैं वो उनको भी कबूल कर रहे हैं, दीगर को भी कबूल कर रहे हैं, तो इस दफ़ा मियां साहब कतई तौर पर बिल्कुल नहीं टकराएंगे, वो शहबाज शरीफ साहब की तरह से चलेंगे। बल्कि ये कहा जा रहा है शायद वो सिर्फ एक तरह से दिखा करके मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, रुसवाई हुई, मुझे एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना दें, फिर चाहे मैं दोबारा खुद रिजाइन करके किसी और के लिए जगह बना दूंगा। तो आपको लगता है कि अब मियां साहब सीख गए मखलूत हुकूमत के हवाले से बलूचिस्तान में ये रही है, क्योंकि यहाँ सियासत को कंट्रोल करना बहुत आसान है, यहाँ सरकार का डंडा भी चलता है, बाकी सूबा में कुछ मुश्किल है। मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप देखें कि दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जर्मनी, पहले वेस्ट और ईस्ट थे, फिर जर्मनी, वहाँ हेलमेट कोल ने अपने 4 टर्म गुजारे, एंजेला मर्केल ने 4 टर्म गुजारी, और अब उनका नया जो चांसलर आया है, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ ये है कि जितना मेच्योर और तजुर्बेकार पॉलिटिशियन होगा वो अपने मुल्क को बेहतर तरीके से चला। ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, इसमें सबसे बड़ा वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान का, उनको पहल करके एक APC बुलाएं, इलेक्शन पर ज़ाब्ता इखलाक का तयन करें, ताकि ये जो एक दूसरे का किरदार कुशी करके इलेक्शन के मैदान में उतरते हैं ये ख़त्म हो, और हम नए दौर में उतरे अपने अपने पार्टी पॉलिसीज मंशूर के तहत, ताकि आवाम को मौका मिले
कि किरदार खुशी के बुनियाद पे नहीं बल्कि बड़े माशी, इक्तिसादी, समाजी, सियासी पॉलिसी के तहत पॉलिटिकल पार्टियां उतरे तो मैं समझता हूँ कुछ इस्तेकाम आएगा। अब अगर हम समझे कि मियाँ साहब आए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब को भेजने वालों ने जैसे गिलानी साहब को, जैसा अब्बासी साहब को इल्ज़ामात लगा के भेजा और वो इल्ज़ामात अक्सरियत झूठे थे, तो मियाँ साहब वापस आए। अगर चौथे मरतबे वज़ीर आज़म बने, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इस मुल्क का एक फर्द यहाँ शौकत अजीज को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, मोइन कुरैशी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं या डिक्टेटर सदर बनते हैं। अगर एक मुंतखब अवामी नुमाइंदा जो 3 मरतबा बना एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर बने तो इसमें क्या खराबी है? तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक दफ़ा फिर से COD के तर्ज पे एक APC बुलाना चाहिए, जिस COD का बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने रखा, क्योंकि उसके बाद आप देखिए 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ा कामयाबी था, मगर फिर पॉलिटिकल पार्टीज बैकडोर से पार्लियामेंट में जाने के बाद इस मुल्क को अदम एतमाद का शिकार बनाते हैं, जिसके बुनियाद पे आज मुल्क बहुत बड़े बहरानों से दो चार है। सही, लेकिन महमूद मौलवी साहब बिल्कुल सही है, जिसको भी आवाम इलेक्ट करें, जिसको भी लोग वोट दें, उसको आगे आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हों। कुछ कदगने हैं वो अलग बात है, वो एक और बहस है। लेकिन आपको लगता है कि जो शिकवा किया जाता है मियाँ साहब की तरफ से 3 दफ़ा मुझे निकाल दिया गया, मुझे क्यों निकाला, फिर उन्होंने वोट को इज्जत दो का कहा, उन्होंने लोगों के नाम लिए, अब वो बीबे बच्चे बन गए हैं, अब अगर मौका मिला तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं कहूँ, इस सिनेरियो में मियाँ साहब ज़रूरत से ज़्यादा फेवरेट हो गए हैं। अच्छा, कि जी वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। और गेम आम हालत में जब रेस का गेम होता है, उसमें जब एक घोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा फेवरेट हो जाता है तो बाज़ वक्त उसको खींच लिया जाता है। तो ये हम मेरे ख्याल से ये भी एक्सपेक्ट करें कि इतना फेवरेट जो है कभी कभार जो है रह जाता है। इसमें मेरे ख्याल से इसको भी हमें रूल आउट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गए हैं और हो सकता है कि ये पुल आउट हो जाए और नए कोई आ जाए। तो इसको मेरे ख्याल से रूल आउट ना करें। हर आदमी जब ये कह रहे हैं ना, इतनी फेवरेट हो गया है कि जी हर आदमी बात कर रहा है कि जी मियाँ साहब मियाँ साहब मियाँ साहब, तो बदकिस्मती से ये ऐसे होता है। पास्ट में अगर आप हिस्ट्री में देखें, जब बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खींच ली जाती हैं। मेरा ये राय है सर। लेकिन बाकी जो है रईसानी साहब जो बात कर रहे हैं, बड़ी इन्होंने अच्छी बात की। ये देखिए, होना तो यही चाहिए ना कि पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठे। बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठने को तैयार नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको कहूँगा कि वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से हम इक़्तिदार में आए। हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, वही वाली बात है ना, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अगर हम इख्तियार के जो है ना इक़्तिदार में आने के अलावा हम ये भी सोचें कि भले कोई बात नहीं, हम अपोजिशन में भी बैठेंगे, हम लोगों की खिदमत करेंगे, तो फिर देखें सिनेरियो चेंज हो जाता है। इधर तो हर पार्टी चाहती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इक़्तिदार में आके बैठ जाऊं। जी। अच्छा, तो फिर वो हर खुशामद को एक्सेप्ट करेंगे वो। जी। महमूद मौलवी साहब, आपका तजर्बा अपनी जगह, आप खुद सियासतदान हैं, मैं उसमें कोई और बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरी थोड़ी सी राय फ़र्क है। शैले साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि जो उन्होंने कहा कि जब कोई बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाता है तो वो फिर नहीं नज़र आता, लेकिन मियाँ साहब 2008 से 13 में पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं बने और 13 में बनते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर। थोड़ी सी बहुत सारी थोड़ा मेरा सवाल अगर मुकम्मल होने दें। और 2018 का अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने सुलेवाई साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारी तो काबीना तक डिसाइड हो रही थी। तो मियाँ साहब अगर वापस आए हैं तो एश्योरेंस के साथ आए हैं। अच्छा, देखिए, लश्करी साहब ने बात की कि अवामी राय, मतलब कितनी भी दफ़ा कोई वज़ीर आज़म बन सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं ना कि ताकत का चश्मा अवाम है और अवाम की राय। लेकिन अगर अवाम की राय नज़र ना आए तो फिर सवाल होता है, और सवाल होना भी चाहिए। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये हुई कि भाई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये चाहती हैं, तो वो पॉलिटिक्स इसीलिए करती हैं कि अपना मंशूर, अपना आइडियोलॉजी के साथ वो एक हुकूमत में आए। लेकिन अगर वो आवाम के साथ आएँ तो बात बनती है, वरना तो फिर कहाँ का नज़रिया और कहाँ का कुछ। और तीसरी बात जो है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी थी तो बहुत सारी पार्टीज़ को बड़ा मसला हुआ था, जबकि पॉलिटिकल पार्टी
और उसके बाद रहबा की जान गई क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, उन्हें पुल कर लिया गया। और हमारे जो भी पार्टी के चेयरपर्सन रहे उनकी जान इसीलिए गई कि वो पॉपुलर थे और आवाम के लिए काम कर रहे थे, आवाम के लिए जी थे, तो आवाम के दिल में वो आज भी है। रही ये कि देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और उसके बाद एक हुकूमत जो आई जो कि सिर्फ जी 40 के अवान में 126 जो सादा अक्सरियत नहीं थी, ठीक सादा अक्सरियत नहीं थी, लेकिन उसने 18वीं तरमीम भी की। उसने जो है वो एक सबसे कम कर्जा लिया IMF से, उसने जो है वो ज़राई पर एक्सपोर्ट लाई, उसने जो है गवादर भी जो है वो चाइना सिंगापुर से लेके चाइना को दिया, उसने शमसी बेस भी खाली कराया, उसने जो है वो सलाला पे भी एक भरपूर रिएक्शन दिया। तो अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये सेंस होगा कि उसका रास्ता क्या है, उसको किस तरह लेके चलना है, तो वो 126 के साथ भी परफॉर्म करेगी। सही। अच्छा लश्करी लिसानी साहब, कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं, तज्ज़ियाकार कह लें, जो कहते हैं जी हमें सारा पता है, हमें इतलात आ जाती हैं और मौजूदा दौर में उनकी इतलात दुरुस्त भी हो रही हैं। वो तो ये कहने कि अगला दौर भी अगर होगा मियाँ साहब के नाम का तो वो 1.5 साल ही चल सकेगा। आप क्या समझते हैं, इसका मतलब है कि वो फिर कोई लगता है खदशा होगा कि मियाँ साहब जब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर वो टकराने की कैफियत में आ जाएंगे? अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की तो उन्होंने 5 साल पूरे किए, अगरचे यूसुफ ज़गलानी साहब को नाहल किया गया, उसके बाद राजा परवेज़ साहब आ गए, यही हमने देखा नून लीग के दौर में भी हुआ। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि मियाँ साहब अब बदल गए हैं? देखिए बात ये कि मैं अर्ज करूँ, अगर सियासतदान इस वक्त भी सियासी उफक पे बिल्कुल मदन काम कर रहे हैं, जो कभी पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ के उनके MNAs को अपने एतमाद में इस्तेमाल करेंगे तो फिर ज़रूर अगला हुकूमत भी 1.5 साल नहीं चलेगा, शायद 1.5 महीने भी नहीं चले। लेकिन मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब रहम खाना चाहिए। इस मुल्क के 16 करोड़ लोग खाते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। अब ये दंगे जो है बंद होने चाहिए। कभी पंजाब हाउस से साजिश हो, कभी सिंध हाउस से हो, कभी बलूचिस्तान हाउस से हो, कभी ब्रिगेडियर खालिद फरीद पॉलिटिकल पार्टीज बनाए। इस पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज ज़ाब्ता इख्तिलाफ का तयन करें और उसके बाद COD के तर्ज पे एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट में जाके इलेक्शन कवानीन और ज़ाब्ता इख्लाक के असूलों का तयन का कानून साजी करें, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इस्तेकाम आएगा और पार्टियां अपने मंशूर और प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट फाल होगा। मगर लश्करी लिसानी साहब, COD चल नहीं सका, मेमो स्कैंडल आ जाता है, कभी पनामा आ जाता है और वही हम देखते हैं इसी तरह। ठीक है, उसमें यह है कि एक डिक्टेटर जिसका नाम जनरल ज़ियाउल हक था, 58(2)B उसने अपना हमारे आइन का हिस्सा बनाया, फिर उसको 18वीं तरमीम के तहत ख़त्म किया गया, तो हम एक कदम आगे बढ़े। अब अगर उसके बाद पार्लियामेंट को पहले सदर 58(2)B के तहत ख़त्म करवाता था, अब उसके बाद इस काम को सुप्रीम कोर्ट से लिया जा रहा है, तो इस पे भी कानून साजी होगी कि जब पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक होंगे इस असूल पे कि मुल्क में इस्तेकाम लाना। ठीक है। मैं देख रहा हूँ शहला साहब आपको बात करना चाह रही हैं, आप साथ रहिए। मैं ब्रेक के बाद आपका मौक़िफ़ ज़रूर लेता हूँ। महमूद मौलवी साहब, आप लश्करी लिसानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शहला साहबा का मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे साथ हाफिज़ एहसान अहमद साहब भी होंगे, सरवर बारी साहब भी होंगे। हम इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि अब जिस तरह हल्का बंदियों का ऐलान हुआ है तो उसके बाद अब वाकई क्या इलेक्शन होंगे, और ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा है, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पता चला। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है नून लीग में, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अगर चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन पाते हैं तो क्या अपनी गलतियों से सीख चुके होंगे? शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ हैं। शैला साहब, आप कुछ कहना चाह रही थी जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई और मैंने फिर रईसानी साहब से यही कहा कि कभी भी उस पर उस तरह से अमल नहीं हो सका। जी, आप क्या फरमा रही हैं? जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे वाकई अमल नहीं हो सका। जब हम आईनी तरमीम कर रहे थे तो 62 और 63 पे जब बात आई तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो उठ के चले जाएंगे अगर इस पर ज़रा भी बात हुई, और फिर बाद में वो गले पड़। इसके अलावा ये भी हुआ कि
ये तो उसमें तय था इसके अपॉइंटमेंट का, उससे भी वो हट गए। फिर इस पे बात हुई थी कि जब हम आएंगे तो नैप खत्म कर देंगे, लेकिन उस पर भी मसला रहा और इंतकामी जीत रही। तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपने तौर पर चले, मैंने पहले ही कहा कि 26 मेंबर लेकर हमने इतने बड़े काम किए। फिर 18वीं तरमीम का 2013 के दिसंबर से डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना था, उस तरह से नहीं हो सका। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद कोई एनएफसी नहीं कर सका, ना 2/3 मेजॉरिटी की नून लीग, ना पीटीआई जिसके साथ सब एक पेज पे थे। और आज फिर अगर नून लीग ये समझती है कि वो मुख्तलिफ इससे उसके साथ बैठाए जाएंगे और वो इस तरह की कोई चीज़ कर लेगी, तो एएनपी पहले ही कह चुकी है कि वो इस पे साथ नहीं देंगे और हम भी खड़े होंगे, सफारा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर कर भी ले सीओडी तो उस पर कायम रहें, ये बड़ा अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है सरवर बारी साहब ने, सरबराह रहे फाफिन के, ये जो पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस है, आइनी पार्लिमानी सियासत, इस पर नज़र रखता है। हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। सरवर बारी साहब, ये जिस तरह से हल्का बंदियों का ऐलान हो गया, हतमी फहरिस्त आ गई, अब हम समझें कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से आखिरकार हमें तैयार नज़र आ रहा है इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ के बाद कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की भरपूर तैयारी में है। देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों को हतमी शक्ल दी है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ है, वो कि अभी मुझे उसको कंफर्म करना है कि 300 पिटीशंस पहले ही हो चुकी हैं जो फाइनल इन्होंने की है डिलिमिटेशन उसके ख़िलाफ़। तो अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन तो तभी उसमें चेंज कर सकता था अगर इलेक्शन के प्रोग्राम आने में 4 महीने होते, लेकिन इलेक्शन का प्रोग्राम तो आने वाला है, इसलिए इलेक्शन कमीशन खुद अपने तय तो कुछ उसमें उनकी हेयरिंग नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर जो पिटीशंस करने वाले लोग हैं, जो मैं सुनने में आ रहा है, वो तकरीबन जाएंगे अपना हाई कोर्ट में जाएंगे। तो जाहिर है उससे डिले तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो काम जो है उसका प्रोसेस, हेयरिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली होती है तो वहाँ उन जगहों पर जो है रीपोलिंग हो सकती है या दोबारा पोल हो सकता है या उसको निकाला जा सकता है, लेकिन उससे एक कंट्रोवर्सी तो जन्म दे सकती है। लेकिन मजमूई तौर पर समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्टोरल रोल है, जो डिलिमिटेशन है, उसको अपने ही कानून और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं किया। मसलन आज भी बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें जो क्वालिटी ऑफ वोट नहीं है। कहीं जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पंजाब के अंदर या उससे सूबे के अंदर भी वहाँ पर 10 लाख की आबादी है और कहीं पर 5 लाख की 6 लाख की आबादी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफिजाबाद के 2 वोट और पिंडी का 1 वोट बराबर होगा, तो जो कि एक नाइंसाफ़ी होती है। तो एक तो जो 10% का फार्मूला है 20 जो सेक्शन 23 है जी, उसके हवाले से देखें तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी जहाँ 10% से ज़्यादा ऊपर नीचे चले गए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह नहीं दी। सिमिलरली जो इलेक्टोरल रोल है उसके ऊपर तकरीबन हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक हमने डेटा जारी भी किया था, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रीबटल इशू किया था। हमारे एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त 5 से 6 मिलियन के लगभग गोस्ट वोटर हैं। अच्छा। यानी कि मसलन मैं मरी की बात करूं या जेलम की, वहाँ पर 75% से ज़्यादा आबादी जो है वोटर है। ये किसी भी हवाले से मुमकिन नहीं है, आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लें। इसी तरह बलोचिस्तान के 10 अजला ऐसे हैं जहाँ पर 10-15% से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर नहीं है। इसी तरह कोहिस्तान की बात है, बहुत सारे जो सिंध के अजला हैं वहाँ पर अंडर रजिस्ट्रेशन है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था इलेक्टोरल रोल का और डिलिमिटेशन का, वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। सही। हाफिज एहसान साहब, आप क्या समझते हैं, एक दूसरा रुख भी है, इलेक्शन कमीशन भी लेटर्स लिखता है किसी अफसर को हटाने का, उस पर उस तरह अमल नहीं होता। चीफ सेक्रेटरीज को लिखता है कि जी वो एक जमात को ये खदशात हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पेशावर हाई कोर्ट का तौहीन अदालत पर एक फैसला आता है और वो कहते हैं जी 7 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद पेश हो कि क्या हो रहा है, किसी एक जमात को तहरीक इंसाफ को खदशात हैं, उनको नहीं उस तरह कन्वेंशन करने दिए जाते, बाकी जमातों को हैं। ये कुछ सवाल हैं इलेक्शन से पहले,
क्या ये हल हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भी आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इससे पहले जाने से पहले ज़रा पहले की तरफ आऊँगा, चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने डिलिमिटेशंस का किया हुआ है और वही असल में बुनियाद बनेगी इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस होने किस तरह हैं और कब होने हैं। वो सारा चूँकि 51(5) का जो प्रोसेस है उसी के नीचे है। एक तो ये है कि जो हमारी हल्का बंदियाँ थीं इस मुल्क के अंदर वो 2022 में हुई थी और वो 2022 के जब अंदर हुई थी तो उस वक्त ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ था। इलेक्शन पिटीशन, उस पर ऑब्जेक्शंस भी आए थे, वो हाई कोर्ट्स के अंदर भी गई और उसके बाद फाइनली जो है उन्हें नोटिफाई कर दिया गया था। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद जब पिछली गवर्नमेंट थी, जाते जाते उसने 153 आर्टिकल के नीचे CCI की मीटिंग की, तो उसके अंदर चूँकि आपके पास वो आ गई थी, डिजिटल सेंसस आया, तो उस सेंसस की बुनियाद के ऊपर उन्होंने 7 अगस्त 2022 को उसको नोटिफाई कर दिया। जब नोटिफाई किया तो 51(5) का प्रोसेस डेफिनेटली था और वो जो एक चीज़ थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, वो बात बन नहीं रही थी कॉन्स्टिट्यूशनली कि 51(5) के होते हुए 224 के नीचे 90 दिन का पीरियड स्टार्ट नहीं होता। अब ये वो चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा प्रोएक्टिवली जाना चाहिए था और 120 दिन जो आपका इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर टाइम है, जो सेक्शन 19, 20, 21 के अंदर आता है, तो ये सारी चीज़ें उस प्रोसेस के अंदर जाती हैं और आगे फिर आप चले जाते उस प्रोसेस के अंदर जो आपको 224 के नीचे या सेक्शन 57 और 58 के नीचे आपने शेड्यूल करना था। अब हुआ यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले के अंदर इनएक्टिव रही, प्रोएक्टिव न रही, तो इस मुल्क के अंदर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि इलेक्शन कब होंगे, किस तरह होंगे, कौन करवाएगा, और वो चलते चलाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब आपने कहा कि हम इसको जाएंगे, डेट देंगे, जनवरी के आखिरी हफ्ता दिया और फिर आप फरवरी के अंदर आए, तो उस वक्त इन्हें ये चाहिए था कि जब आप एक नया प्रोसेस कर रहे हैं, डिजिटल सेंसस का आप कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों कह रहे हैं कि 55 या 56 दिन हमें इस मामले के अंदर चाहिए, जब आपको उस प्रोसेस के लिए 90 दिन आपको अवेलेबल है। तो चाहिए ये था कि जो एक आपने पहले तो 17 दिसंबर था इसका डिलिमिटेशंस का आपने डाला, उसको आपने 17 दिन पीछे करके आपने उसको 30 नवंबर पे लेके आए और 30 नवंबर की आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमिटमेंट की कि जी 5 को हम इसको जो है वो नोटिफाई कर देंगे और अगले 2, 3, 4 दिन के अंदर जो है हम इलेक्शन शेड्यूल कर देंगे। अब इस वक्त आपके मुल्क के अंदर 1300 से ज्यादा पिटीशन जो हैं वो डिलिमिटेशंस के मुतालिक जो वो आई हैं और ये है सबसे ज्यादा आपकी आई हैं पंजाब से। अब उसका एक एस्पेक्ट ये है कि अगर वो चीजें हाई कोर्ट में जाती हैं या आगे जाती हैं तो क्या वो चीज़ जो है इनका डिलिमिटेशन वाला तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। अब अगला ये है कि क्या इलेक्शन शेड्यूल जब आप अनाउंस कर दें तो फिर आप उन डिलिमिटेशंस को चेंज कर सकते हैं। तो उसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब ये है कि जब आपकी हल्का बंदियां आपका इलेक्शन शेड्यूल आप अनाउंस कर दें तो फिर आप एक जो है हल्के के अंदर एक वार्ड भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका एक जिस तरह आप कहते हैं कि नोटिफाइड चीजें हो जाती हैं, क्योंकि आपने जिसको लड़ाना है, जिसने लड़ना है, किस तरह लड़ना है, वो सारा है। तो ये एक लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएगी, लेकिन ये लीगल कॉम्प्लिकेशन जो है आपके मुल्क के अंदर जो है वो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है। ये एक चीज आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज जो आपने कही है वो ये है, मैं उस पर आता हूं मैं पहले पाकिस्तान का रोल जो है जी मैं उस पर आता हूं, आपका भी उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। पहले मैं चाह रहा हूं बारी साहब से यही पॉइंट ऑफ व्यू उनका क्या है। बारी साहब, ये जो बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन भी लिखता है मरासला निगरान हुकूमतों को कि जी इस मामले को देखें कि एक जमात जो है उसके खदशात हैं। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमिश्नर को बुला लेता है कि जी इस पर आकर आप जवाब दें, ये क्या हो रहा है। आप इस प्रोसेस को किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन से पहले? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात जो है साफ शफाफ करवाने के लिए राह हमवार करे, और जो हुकूमतें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं फराहम कर रही तो उनका नोटिस ले। तो लगता ये है कि जितने भी पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं वो जो है वो पास द बक वाली बात है कि एक अदारा कुछ कहता है, दूसरा अदारा कुछ कह रहा है, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। और उस कन्फ्यूजन की ही वजह से मैं समझता हूँ कि जो इंतखाबात के इनेकाद के बारे में शिकूक शुबात पाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं लग रही, और अदारे हमारे इतने भी नाहल नहीं है कि वो उनको ना नज़र आए कि ये सारा कुछ जो हो रहा है उसकी वजह से एक कन्फ्यूजन है, मखमसा है पाकिस्तान के अंदर, लोगों के अंदर ये शदीद जो समझें कि एक परेशानी है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हालांकि डेट आ चुकी है,
डिलिमिटेशन मुकम्मल हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी जिम्मेदारी हमारी अदलिया पर भी है, हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी है और हमारी केयर टेकर जो सेटअप है उसके ऊपर भी है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मौजू बनता है। इसके ऊपर तो स्पेशली कुछ हमें अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी। नहीं तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो इलेक्टोरल रोल है, डिलिमिटेशन है और बाकी अभी जो एहसान साहब फरमा रहे हैं, तो ये चीज़ें अगर सारी आप मद्देनजर रखें जी। और इसके अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, जिस तरह एक पार्टी के लीडर के लिए सारे राह हमवार हो रहे हैं और दूसरी पार्टी के लिए सांस लेना भी मुश्किल है, तो जाहिर है ये सब चीज़ें जो है मायूसी की तरफ जाती हैं और जाहिर है जब मायूसी ज़्यादा होगी तो वोटर्स टर्नआउट भी लो होगा। अच्छा हाफिज एहसान साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन का मुरासले निगरान हुकूमत को और पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमिश्नर को बुलाना, इस पर सर क्या कहेंगे? क्योंकि इसके बाद हमने तहरीक इंसाफ की मुश्किलात और इख्तिलाफात पर भी बात करनी है। पहले इस पर आप ज़रूर अपना अपनी राय का इज़हार करें। मैं सिर्फ क्विकली जो है ना, जो एक लीगल हिच या कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रॉब्लम थी, मैं उसके अंदर था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 56-57 दिन मांगने की बजाय सुप्रीम कोर्ट को कहते कि हम 90 दिन के अंदर और मार्च के अंदर पहले ही चले जाते, तो ये जो इलेक्शन पटिशन्स का ये प्रोसेस जहाँ ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होकर आना था और एक क्वेश्चन मार्क नहीं आना था, जो इन्होंने नहीं किया और ये कर लेना चाहिए था। अब दूसरा ये है कि जो हमारे इससे पहले जो 2017 का लॉ था, उससे पहले हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था 1976 का। अगर उस लॉ को आप 2017 के लॉ से कंपेयर करें और उसके बाद 1976 से लेके आज तक की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप देखें, तो इतना एम्पावर्ड कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए, जो शायद 2017 से पहले मुमकिन नहीं था। आपने उन्हें कंटेम्प्ट पावर भी दे दी, आपने उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी उसके अंदर आप दे दी, आपने 1976 के लॉ के अंदर जो लेकुनाज रह गए थे आपने उसको पहले 2017 के एक्ट में दूर किया, फिर उसके बाद आप एक अमेंडमेंट्स जो है उसका एक लेके आया, फिर आपने उसने किया। अब ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑप्टिक्स को ठीक करना जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि उन ऑप्टिक्स को न्यूट्रल रखे, फ्री करे, फेयर करे और ट्रांसपेरेंट करे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नहीं है बल्कि सारे मेंबर्स की है। और उसके बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो आएगी हमारी जुडिशरी की। अगर ये चीज़ों के अंदर स्पेस रहने देते हैं तो फिर जुडिशरी को अपने तौर के ऊपर जो अगर कुछ जाता है वहाँ पर ग्रीवेंस लेके तो उसको टाइमली रिड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सरवारी साहब, अब तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हम देख रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने ही उनको 70 दिन तक फैसला महफूज रखा और फिर आकर कहा कि जी आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, वो दोबारा करवाएं। अब उसमें तहरीक इंसाफ के जो पहले चेयरमैन थे उनके लिए मुश्किलात आ गई, अब नया चेयरमैन जो है उसके लिए उन्होंने चुनना है। आपस में इख्तिलाफात, हामिद खान साहब बानी रहनुमाओं में हैं, वो कह रहे हैं नए लोग इसमें आ गए हैं, शेरफजल मरवत साहब पॉपुलर ज़रूर हैं, वो कन्वेंशंस कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप उनके खिलाफ हो गया। कोई कहता है जी अभी तक सही तरह नॉमिनेशन नहीं हुई उनकी, बैरिस्टर अली गौहर की। ये सारे मसाइल हो रहे हैं। अकबर बाबर साहब भी अब दोबारा एक्टिव हो गए हैं, 10 से 13 साल बाद, उनकी रुकनीत भी नहीं थी, वो भी पार्टी में सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये टफ टाइम है तहरीक इंसाफ के लिए, इससे निकल सकेगी? ये जो बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसे लग रहा है कि बाहर से तो प्रेशर है ही, अब वो उस प्रेशर की वजह से अंदर भी एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तो जो राई का पहाड़ बनाने वाली बात है, मैं समझता हूँ कि पार्टियों के अंदर जब भी कोई जमहूरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, किसी भी पार्टी में आप देख लें, अगर वो पार्टी है तो अगर वो बहुत इवन आम हालात में, मतलब अभी तो पीटीआई के तो हालात ऐसे हैं कि जो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गालबन एक गैप मौजूद है। कुछ नहीं पता कि खान साहब क्या कह रहे हैं, कोर कमेटी क्या कह रही है, कोई क्या कहना चाहिए, रिलायबल इंफॉर्मेशन की जो फुकदान है बहुत ज़्यादा। इसलिए कोई जामे बात, कोई जामे चीज़ इसमें से निकाली नहीं जा सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी के अंदर इतना ही इंतशार है जितना हमें नज़र आता है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर या जो टेलीविज़न हैं, अखबारात हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इतनी सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है पीटीआई के ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई का वोट बैंक इंटैक्ट है और वो बहुत सारे, हम लोग तो एनजीओज़ के लोग हैं, कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, जगह जगह जाते हैं और हमें तो यही नज़र आ रहा है, जो ओपिनियन पोल भी हो रहे हैं, कि जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की मौजूद है और उस पॉपुलैरिटी ने ही फैसला करना है कि पार्टी के अंदर जो डायनामिक्स दूसरे हैं वो किस तरह उस पॉपुलैरिटी के मातहत होते हैं या उससे बाहर निकल जाते हैं। तो मेरी राय में तो ये बहुत
बहुत ही ज़रूरी अहम चीज़ ये है कि लगता ये है कि जो ऑपरेशन है एक पार्टी के ऊपर और जिस तरह उनके मुकदमात और दूसरों के मुकदमात के साथ जो सलूक हो रहा है अलग अलग से, कि पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो मौजूद है, उसका वोट बैंक मौजूद है और उसको लोगों के अंदर एक मायूसी फैलाने के लिए भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। आप जो राई का पहाड़ बनाने वाली बात मैंने शुरू में की है, तो मेरी रीडिंग के मुताबिक तो बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है। अच्छा, मुश्किल है लेकिन बहुत बड़ा पार्टी के लिए क्राइसिस नहीं है ये। जी, और हमने माजी में भी देखा है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये वक्त हमने देखा है उन पर आया। हाफिज साहब, क्या हमारी सियासी पार्टियों में, मेन स्ट्रीम पार्टीज में, उनके अंदर जमहूरियत है? मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब भी इस पर हैरान हुए कि जी ये क्या हुआ कि जी तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है और उसको अपने ख़ानदान से कोई बंदा मिला ही नहीं, उसको एतबार ही नहीं है अपने ख़ानदान पर। तो वो खुद इस पर एतराज़ कर रहे थे कि उन्होंने एक साल पहले कोई वकील आया है उसको क्यों उन्होंने नामजद कर दिया। देखिए, वो तो सारी एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और वो अगर वो दूसरी साइड्स पे आते तो उन्होंने कहना था कि ये मौरूसी तरफ जाता है और हमें ये कहते हैं। लेकिन मैं एक आपको चीज़ बताऊं, वो ये है कि पाकिस्तान की जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। उनके अंदर लेगेसी जो है वो वही है जो पार्टी हेड करता है और पार्टी हेड की ये एक डिस्क्रिप्शन है कि वो जिस तरह लेके चले। अब अगर आप इस स्पेसिफिक ये पीटीआई के जो अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देखें तो इसके अंदर हम बिल्कुल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसके अंदर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए उस सेंस के अंदर कि ये मामला तो 2021 से चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2021 से कह रहा है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं और आपने जो वोटर लिस्ट दी है उसके मुताबिक कराएं, चाहे आपके पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर हैं। अब 2021 के अंदर उस वक्त जो पीटीआई के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त जो है, उसके बाद ये मामला चलता चलाता और एक हाइड एंड सीक वाला मामला जो है वो चलता रहा। फिर 2022 के अंदर इसके अंदर शो कॉज नोटिस हुए। जब वो नोटिस इसके अंदर हो गए, आपने फिर उसको कंप्लाई विद नहीं किया। जब उससे अगली स्टेज आ गई कि आपकी कन्विक्शन आ गई और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर आप उसी स्ट्रेटजी के अंदर जाते तो आपको इलेक्शन सिंबल नहीं मिलना था, चूंकि हमारा इलेक्शन एक्ट कहता है कि 200 से लेके अगर 215 की आपने रिक्वायरमेंट नहीं की तो आपको इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा। अब उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था तो उस ऑप्शन के अंदर उन्होंने एक शख्स को लेके आए हैं और मेरा ख्याल है कि कल एक फॉर्मेलिटी जो है पूरी होगी और उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो इन जनरली जो है उसकी स्क्रूटनी करेगा और इलेक्शन कमीशन जनरली इन इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के लॉ की जो प्रोविजन है सेक्शन 209 इलेक्शन एक्ट का उसकी कंप्लायंस की हद तक जाता है, उसकी डीप इन्वेस्टिगेशन कभी भी नहीं करता। ये जो सारा कुछ हुआ है ये इनके अंदर बजाते खुद आया है कि इन्होंने एक ऐसी चीज़ को खामखा लटकाए रखा और उस लेवल पे लेके आ गए कि जिसके ऊपर आपने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। अगर देखा जाए 2 साल से अंदर अगर ये प्रोसेस पहले कर लेते तो शायद जिनको अभी उन्होंने डेजिग्नेट किया उनकी नौबत ही ना आती और वो जो है मामला इसी तरह चलता रहता। सही। अच्छा, तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हैं बारी साहब के जी हमारे लिए ही क्यों, बाकी जमातों का भी आप देख लें, हमने तो जून 2022 में करवा दिए थे, फिर ये इतना अरसा इन्होंने क्यों ये महफूज रखा? ये असल में हमसे बल्ले का निशान छीनना चाहते हैं। जी बारी साहब। इंतखाबात तो पीटीआई ने करवाए थे और जिस तरह के इंतखाबात पीटीआई ने किए थे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली भी की थी और असल बात यह है कि आखिर इलेक्शन कमीशन जैसे आपने फरमाया कि 70 दिन तक इस फैसले के ऊपर क्यों बैठा रहा, वो सब बातें एक साइड पे हैं और यकीनन हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए और इसके लिए दबाव भी बढ़ाना चाहिए कि जी तमाम सियासी जमातें अगर उन्होंने पब्लिक का वोट लेना है और इक़्तिदार में आना है तो पहले अपनी पार्टियों की जमहूरियत को बेहतर करें। ये पीटीआई के लिए भी उतनी अहम बात है जितनी पीएमएलएन के लिए या पीपल्स पार्टी के। लेकिन जो ये बात है, अगर इलेक्शंस का जो कंडक्ट है और जो सर्टिफिकेशन करता है जो पार्टी का प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन कमीशन के पास भेजता है, जितना स्टैंडर्ड इस स्टैंडर्ड के ऊपर जो एतराज़ात इन्होंने लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ने मेरी नज़र से गुजरे हैं, अगर उस तरह के एतराज़ात की बुनियाद पर हम किसी इलेक्शन का फैसला करें तो मेरा तो ख्याल है कि माजी में होने वाले तमाम इंतखाबात को रद्द किया जा सकता है उसकी वजह से। तो ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक पार्टी को दबाने की भरपूर कोशिश हो रही है। हर किस्म का जो उनके अंदर नक्स है, यकीनन वो नक्स है, मैं उनकी नक्स कहूँगा, और वो मामला जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं है।
तो मेरा ख्याल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो इलेक्टोरल रोल है, डिलिमिटेशन है, उसमें इतने नकायस हैं, तो क्या हम वो नकायस पहले पूरे करें और फिर जाके इंतखाबात करें? तो फिर जैसे कहते हैं कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सही होंगे और ना ही इलेक्शन होंगे। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो तय करें और फिर देखें कि इन मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे हम किस तरह पूरा उतरवाएंगे पार्टियों को, और खुद भी हम समझते हैं कि जी हम चूंकि इलेक्शन कमीशन है, हम जो मर्जी करें, और जो बाकी लोग हैं वो जो हमारे सामने जवाब दें, जैसे बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जो पार्टी ने नहीं किया तो बाकी पार्टियों ने भी नहीं किया। अच्छा, तो क्या ये जो है इस तरह लोगों का एतमाद तो नहीं बनेगा? सही। लोगों का एतमाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर नहीं बढ़ेगा जब तक सबके साथ बराबर की ट्रीटमेंट नहीं होगी। सही। आखिर में मेरे पास कमीशन हम सबका है जी, ठीक है, किसी एक पार्टी का नहीं है। जी जी, मेरे पास सिर्फ 1.5-2 मिनट हैं। हाफिज साहब, ये जो वकला को आगे लाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि एक जो सियासतदान है वो एक तरफ और वकला दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं पार्टी के अंदर, तो ये जो स्ट्रेटजी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो खुद भी वकील हैं, तो बड़ा अहम रोल वकला का बनता चला जा रहा है, वही एक पार्टी की तरफ से आते हैं, अगर कोई मौक़िफ़ भी देते हैं। आप समझते हैं ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि जी आइन को आप लोग बेहतर समझते हैं और उनको आगे लाया जाए? क्या वो पब्लिक में स्पेस बना सकेंगे? उसामा, 2 चीज़ें इसके अंदर है। दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो है, जो लॉ बैकग्राउंड के लोग हैं वो ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, चूँकि वो ना किसी सर्विस के होते हैं, ना किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई होते हैं। तो सियासत के लिए या आपको इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जाने के लिए आपको लॉ भी आना चाहिए और उसके बाद जो है आपको टाइम भी देना पड़ता है। तो ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह, जिस तरह हमारा जो मुल्क था वो भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया, वो एक लॉयर थे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगेगी वो इसके अंदर ये आएगी कि हम उस जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा सा डेविएट करेंगे। वो इसलिए डेविएट करेंगे कि जो आपकी जो मुल्क का इलेक्शन जो है वो अब पंजाब बेस्ड या अब आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड नहीं रहा, अब आपका इलेक्शन बन गया, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बेस बन गया है कि इसके अंदर मुझे कौन सा इलेक्टेबल चाहिए, इसके अंदर मुझे कौन सा इलेक्टेबल चाहिए, और उनको सारा इकट्ठा करके आप ऊपर लेके आते हैं और फिर आप चाहते हैं कि मुझे 171 का जो मैजिक नंबर है उसको पूरा करना चाहिए। तो ये अगर चीज़ इस चीज़ के अंदर आई है तो ये टिल्ट टुवर्ड्स द लॉयर आया है, और इसी तरह दूसरी पार्टीज भी डेफिनेटली जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है और इसको प्रमोट करना चाहिए, और जितने लॉ नोइंग लाएंगे उतनी इस मुल्क के अंदर जो लेजिस्लेशन है उसमें भी उन्हें बेहतर नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब, माहिर कानून, और सरवर बारी साहब, फॉर्मर हेड फाफिन, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कुछ देर में हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।